राख वाली कन्या। लोक कथा। उत्तराखंड। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसकी एक साथ 4 कन्याएं जन्मी। उस गांव के लोग अंधविश्वासी थे। गांव के लोगों में विश्वास प्रचलित था कि 4 कन्याओं के एक साथ जन्म होने पर गांव में अनिष्ट होता है। जब ये कन्याएं 16 साल की हो जाती, 3 कन्याओं के लिए उपहार रखे जाते। चौथी कन्या के लिए राख की पुड़ियां रखी जाती थी। इसके लिए कागज के 4 टुकड़े तैयार किए जाते। 3 टुकड़ों में उपहारों का नाम तथा चौथे टुकड़े में राख लिखा जाता। एक एक कर कन्याओं से आंखें बंद कर कागज की पर्ची उठाने को कहा जाता। कागज की पर्ची में लिखा उपहार कन्याओं को दिया जाता। जिस कन्या के नाम राख लिखी पर्ची आती, उसे छरफू की राख वाली कन्या कहा जाता। उसे भाग्यहीन माना जाता। जब उस औरत की कन्याएं 16 वर्ष की हो गईं, तो परंपरा के अनुसार 4 कागज की पर्चियां तैयार की गईं। एक पर्ची में मोती की माला, दूसरी में चांदी के फूलों का हार तथा तीसरी में सोने का शीश फूल लिखा गया। चौथी पर्ची में राख लिया गया था। बारी बारी से आंखें बंद कर चारों बहनों ने पर्चियां उठाईं। एक बहन के भाग्य में मोती की माला, दूसरी के भाग्य में चांदी के फूलों का हार तथा तीसरी के भाग्य में सोने का शीश फूल आया। चौथी बहन के भाग्य में राख वाली पर्ची आई। उसे छरफू की कन्या घोषित किया गया। चौथी बहन के छरफू की घोषित होने के बाद 3 बहनें अपने को श्रेष्ठ समझने लगीं। वे तीनों छरफू की कन्या को बात बात पर नीचा दिखाती रहती। एक बार उन कन्याओं की मां ने चारों बेटियों से कहा, बेटियों, जंगल में घास लाने जाओ। चारों बहिनें घास लेने जंगल चली गई। छरफू की बहन तीनों के पीछे पीछे जंगल चली गई। उसे जंगल में भूख लगी। उसने किनगोड़ की झाड़ी से एक टहनी तोड़ी और खाने लगी। उसकी बहनों ने उसे देखकर धमकाया, तुम भाग्यहीन कन्या हो, किनगोड़ की यह टहनी हमें दो, हम खाएंगे किनगोड़। छरफू की बहन कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने किनगोड़ की टहनी उसके हाथ से छीन ली। जब तीनों बहिनें किनगोड़ खाने लगीं, तो उन्होंने देखा सारे किनगोड़ में कीड़े पड़ गए थे। उन्होंने किनगोड़ की टहनी फेंक दी। वह टहनी छरफू की कन्या ने उठा दी। उसके हाथ में पकड़ते ही किसी भी किनगोड़ में कीड़ा नहीं दिखाई दिया। उसने खूब किनगोड़ खाए। थोड़ा आगे चलने पर छरफू की कहीं जाने वाली लड़की ने हिसालू की झिल्ल बेल देखी। उसने बेल की एक टहनी काट दी। अब वह उसके हिसालू खाने लगी। तीनों बहिनों ने हिसालू की टहनी उससे छीन ली। वह उस टहनी के हिसालू खाने लगे। उन हिसालुओं में बहुत सारी चींटियां आ गईं। उन्होंने हिसालू की टहनी को फेंक दिया। वह टहनी छरफू की बहन ने उठा दी। उसके हाथ में पड़ते ही सारी चींटियां हिसालुओं से गायब हो गईं। शाम को चारों बहिनें घास लेकर पहुंची। दूसरे दिन चारों बहिनें लकड़ी लेने जंगल चली गईं। जंगल में उन्हें दूर एक महल दिखाई दिया। वे चारों महल के अंदर चली गईं। महल में एक घोड़ा बंधा था। वहां खाने पीने के लिए व्यंजनों के थाल सजे थे। चारों बहिनें उन थालों में सजे पकवानों को खाने लगीं। तीनों बहिनों ने छरफू की बहन को पकवानों को खाने नहीं दिया। तीनों बहिनें पकवानों को खाने लगीं। छरफू की बहन वहां से उठकर चली गई। महल के अंदर वह दूसरे कक्ष में गई। उस कक्ष में साज श्रृंगार की वस्तुएं रखी थीं। अच्छे अच्छे वस्त्र रखे थे। छरफू की बहन ने उन कपड़ों को पहन लिया। वहां सोने की जूती भी रखी हुई थी। वह उसके पैरों में ठीक आ गई। छरफू की बहन श्रृंगार कक्ष से बाहर आई तो उसने आगे एक विशाल सभागार देखा। वहां पर उत्सव जैसा माहौल था। वहां एक राजकुमार खड़ा था। उसने सेहरा बांध रखा था। उसके बगल पर एक महात्मा खड़े थे। छरफू की लड़की को देखकर महात्मा उस राजकुमार से बोला, राजकुमार अक्षत, देखो वह तुम्हारी दुल्हन आ रही है। महात्मन, वही मेरी दुल्हन है। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है कोई दूसरी कन्या सज-धज कर आई हो। देखो, मैंने तुम्हें बताया था, जो कन्या श्रृंगार कक्ष में रखी सामग्री से अपना श्रृंगार करेगी, वही तुम्हारी दुल्हन होगी। उसके पैरों में तो देखो, वही सोने की जूतियां, बिल्कुल सही नाप की। महात्मा ने राजकुमार अक्षत को बताया। महात्मा ने छरफू की कन्या को फूलों की माला देते हुए कहा, बेटी, तुम ही अक्षत की दुल्हन हो। दूल्हे के गले में माला डाल दो। छरफू की कन्या ने अक्षत के गले में माला डाल दी। थोड़ी देर में उसकी तीनों बहिनें भी वहां पहुंच गईं। उनकी शादी
राजकुमार के नौकरों से हो गई।